वेलकम टू टीचर्स जर्नी। आज हम करेंगे सीटैट का पेपर सॉल्व। सीटैट का जो पार्ट है हमारा वो है हमारा सीडीपी। सीटैट पेपर हमारा फर्स्ट है या सेकंड है। जो हमारा सीडीपी वाला पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 90% सेम ही रहता है, तो हम कोई सा भी पेपर से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हमारे पास है पेपर फर्स्ट। ये मेरे पास जुलाई 2024 का पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। लर्नर फील इंगेज, कि लर्नर फील करता है इंगेज और एक्टिवली वो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कब करता है। तो ऐसा, तो ये 4 ऑप्शन देखते हैं। देयर प्रियर नॉलेज इज़ डिस्कार्डेड एंड निगेटेड, मतलब जो बच्चे की पहली नॉलेज है उसको जब टीचर क्या करता है, नेगलेक्ट करके चलता है या फिर हटा के चलता है, डिस्कार्डेड करता है, तब तो नहीं। बच्चे की जो पिछली नॉलेज है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको अच्छा माना जाता है, तो ये तो रॉन्ग है। अगर ऐसा होगा तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करेगा। सेकंड हमारा एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू दियर कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट जो वर्ड है, कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव मतलब कि अगर वो वर्ड्स अच्छे होते हैं, जैसे सीडीपी के लिए ये कॉन्टेक्स्ट अच्छा वर्ड है कि संदर्भ में जब जो एक्टिविटी है, जो भी टॉपिक है उसी से रिलेटेड हम सिखाएंगे तो बच्चा जब क्या ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, अच्छे से सीखेगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर ठीक है। लेकिन नीचे के भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे भी बेस्ट हमें मिल जाए। जो सबसे बेस्ट होता है सीडीपी में उसको हम चूज़ करते हैं। फोकस लर्निंग, रिपीटिशन एंड मेमोराइजेशन, तो ये दोनों ही वर्ड रॉन्ग है। हमें रिपीट पे या रटवाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सोशियो इमोशनल नीड ऑफ लर्नर आर इग्नोर, बच्चे की जो सोशियो इमोशनल ज़रूरत है उसको इग्नोर करना है। इग्नोर तो बच्चे का किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं करना। तो हमारा यहाँ पे सेकंड ही इसका आंसर है। अब है एजर्शन, कि हमें एक कथन है और फिर उसका रीज़न होता है कि ये बात है और इसका रीज़न ये है, तो देखना होता है कि दोनों ठीक है, ये क्या बात है। टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, कि टीचर को बच्चे को इमोशनल सपोर्ट भी देनी है क्लासरूम में, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी लर्निंग के लिए। इमोशनल सपोर्ट, ये बात तो हमारी ट्रू है। इमोशन एंड कॉग्निशन, इमोशन अगर बच्चा हैप्पी होगा तो उसका जो कॉग्निशन है, जो माइंड है, वो भी अच्छे से वर्क करेगा। तो हैप्पी बच्चा जल्दी सीखता है। तो हमें पता है, फिर यहाँ से पता चला कि जो इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ए एंड आर ट्रू आंसर है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, कि अगर बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे और टीचर उसको कुछ ऐसा नहीं कहेगी जिससे वो सैड हो जाए, तो बच्चे की क्या लर्निंग अच्छी होगी। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, कि लर्निंग डिफ़िकल्टी के बारे में। तो हम लर्निंग डिफ़िकल्टी में कहेंगे जैसे कि जो बच्चे को सिर्फ सीखने में प्रॉब्लम हो, उसकी फ़िज़िकल नहीं देखनी, फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ लर्निंग डिफ़िकल्टी देखनी है। जैसे डिसलेक्सिया होता है कि बच्चे से पढ़ा नहीं जाता, वो कंफ्यूज रहता है, उस टाइप की। हैविंग लो IQ एज डायग्नोज थ्रू स्टैंडर्ड इंटेलिजेंसी टेस्ट, लो IQ की बात नहीं हो रही है लर्निंग डिफ़िकल्टी में। हैविंग डिफ़िकल्टी रीडिंग, हाँ ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टी में रीडिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे फिर जो ये दूसरा पार्ट हमारा बोल दिया ड्यू टू पुअर साइट, कि आँखों की कमज़ोरी की वजह से। तो आँखों की कमज़ोरी हमारी होती है, ये फिज़िकल में आ गया। हैविंग प्रॉब्लम रेगुलेटिंग देयर इमोशन, अपने इमोशन को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम। हैविंग कन्फ्यूज़न विथ लेटर अल्फ़ाबेट दैट लुक अलाइक, जो अल्फ़ाबेट लेटर एक जैसे दिखते हैं उसमें कन्फ्यूज़न होना। जैसे अगर हमारा लिखा हुआ है वॉज, तो बच्चा को ये लग सकता है 100, वो 100 पढ़ देगा इसको, या फिर 6 का उसको 9 दिखेगा। तो ये क्या हुई हमारे, ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएगा, ये डिसलेक्सिया में आ जाएगा कि बच्चों को क्या लर्निंग डिफ़िकल्टी है। तो हमारा ऑप्शन 4 ठीक है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि टीचर का क्या रोल है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो होती है जो पॉजिटिव वे में आगे को बढ़ती है, बच्चे का क्या करती है, इंक्रीज डेवलपमेंट अच्छा करती है, प्रोग्रेसिव।
इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे की ज़रूरत पे ध्यान दिया जाता है कि उसको क्या नीड है, उसको क्या हमें समझाना चाहिए। टीचर लीव द चिल्ड्रन ऑन देयर ऑन टू वर्किंग इंडिपेंडेंटली, कि मतलब टीचर को बच्चे को छोड़ देना है, वो अपनी तरह खुद से सीखता रहे। अगर उसे खुद से ही सीखना होता तो टीचर का यहाँ पे रोल ही क्या है। तो यहाँ पे यह हो गया हमारा, ये तो इसका ऑप्शन नहीं है। टीचर का रोल देखना है क्या है। द टीचर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, ये भी गलत है कि टीचर जो प्राइमरी शुरुआत का सोर्स नहीं है, बच्चे को खुद भी नॉलेज है। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह है, ये बात यहाँ पे ठीक है। टीचर क्या है, फैसिलिटी देनी है टीचर को। जब भी बच्चा किसी भी फील्ड में अटकेगा उसे गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, उसकी नीड क्या है वो देखते हुए बच्चा टीचर पढ़ाएगा। तो टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, जो हमारा NEP 2020 में भी कहा है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर। द टीचर इम्प्लीमेंट प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, कुछ वर्ड्स नोट करते चलना, साथ ही साथ नोट बनाते हुए कि ये जो प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम है मतलब एक सीक्वेंस में फॉलो करना। तो ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है, प्रिस्क्राइब वाले नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा करेक्ट है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन किसे को कहा, प्रतिभाशाली। कुछ वर्ड्स जो हो गए अगर हम हिंदी से भी यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं, या हिंदी वाले बच्चे तो वो इंग्लिश में टर्म मिलती जुलती होती है। गिफ्टेड स्टूडेंट लर्न कंपैरेटिवली एडवांस पेज दैन द अदर स्टूडेंट, कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो अपने जो साथ वाले बच्चे होते हैं अदर, उनसे ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है, तो हो सकता है उन्हें भी कोई डिसेबिलिटी हो, तो ये भी रॉन्ग हमारा। गिफ्टेड चिल्ड्रन सर्टेनली एक्सेल इन ऑल एरिया एकेडमिक सोशल इमोशन, कि हर चीज़ में वो अच्छे होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट आर ऑलवेज हैप्पी पॉपुलर एंड वेल एजुकेटेड, तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें बेस्ट है सबसे, कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं दूसरे बच्चों का कंपैरिजन जल्दी सीखते हैं। एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इन कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय एबिलिटी टू परफॉर्म, कि जो जीन पियाजे के स्टेजेज है, तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है तो उसकी क्या पहचान है, ये हमें उनकी स्टेज में के कुछ करैक्टर दे दिया है। तो सबसे पहले हम इनकी स्टेज देख लेते हैं जीन पियाजे की शॉर्ट में, कि क्या इनकी स्टेजेस है और उस स्टेजेस में क्या क्या उन्होंने निशानियाँ या करैक्टरिस्टिक उसकी बताई है। तो स्टेज हमारे है जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि हमारा जो माइंड है वो कैसे कैसे मैच्योर डेवलप होता है, उसकी स्टेज दी है 4 स्टेज। SPCF, जिसको याद करने के लिए हमें रखना है याद, SPCF इसका निमोनिक्स SPCF। तो S से हमारा है सेंसरी मोटर, जो बच्चा 0 से 2 साल तक की उम्र में उसकी चलती है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी से मतलब बच्चा सेंस ऑर्गन से सीखता है अपने। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 चलेगी हमारी, प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15। तो ये हमें क्या करना है, नोट करते रहना, साथ साथ छोटे नोट्स हमें अपने बना के चलने हैं वीडियो के साथ में ही। सेंसरी मोटर की अब कुछ करैक्टरिस्टिक है कि बच्चा जब 0 से 2 साल का होता है, एक तो वो सेंस ऑर्गन से सीखता है, जब भी उसका नाम सेंसरी मोटर है, ठीक है। जो भी है नॉलेज वो क्या करता है बच्चा, सेंस ऑर्गन से सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसमें होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। डेफरेड होता है कि बच्चा क्या नकल उतारता है, छोटा जो बच्चा होता है कुछ दिन बाद जो देखता है किसी को करते हुए, जैसे वो देखता है कि कोई शूज़ के अगर लेस बांध रहा है तो वो भी ट्राई करेगा ऐसे करने का उसमें कुछ। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज में आता है ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब बच्चे का फोकस ये रहता है 2 से 7 साल में कि सब उसको ही देख रहे हैं, या जैसे सब सोचते हैं उसी की तरह सोचते हैं, दुनिया जैसी वो सोचता है बिल्कुल वैसी है। हर चीज़ अपने से कनेक्ट करके चलेगा। जैसे कि जब बच्चा आंखें बंद करता है, छोटा बच्चा, तो आंख बंद करने के बाद जब उससे कोई गलती हो जाती है तो वो आंखें बंद करके सोचता है अब मुझे कोई नहीं देख रहा, वो छिप गया है। तो ये हमारा ईगोसेंट्रिक में उसका आ गया।
जो बच्चा है 2 से 7 साल में जो रीजनिंग और जो लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक नहीं लगा पाता है। कब इरिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्सिबल भी उसमें नहीं होता उसके माइंड में। और एक होता है यहाँ पे एनिमिज्म। एनिमिज्म कहते हैं नॉन लिविंग थिंग को भी बच्चा ये सोचता है इसमें जान है। जैसे अगर उसके किसी चेयर से चोट लग गई, वो रोने लगा और उसको चेयर को थोड़ा मार दो तो वो चुप हो जाता है, तो वो क्या सोचता है कि जो नॉन लिविंग है उसमें भी जान है, इसका एनिमिज्म। तो हमने 2 स्टेज पढ़ ली है पियाजे की, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल। अब आता है हमारा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट से हम समझ सकते हैं कॉन्क्रीट वो चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं। तो कॉन्क्रीट में क्या होता है, बच्चे को एसएससी हो जाता है। एसएससी मतलब उससे कंजर्वेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, सीरिएशन। क्लासिफिकेशन मतलब ये कि अगर उसको दे दिया जाए कुछ टास्क कि इसको क्लासीफाई करो कि ये जो लकड़ी है, कुछ हमने आइटम दे दिया बच्चे को कि वुड का आइटम अलग करो, प्लास्टिक के अलग करो, तो वो इजीली कर लेगा, क्लासीफाई उन्हें कर लेगा, शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कर लेता है। रिवर्सिबल आ जाता है, तो इसमें ये लास्ट हमारी आती है फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज में ये होता है कि बच्चा इमेजिनेशन कर लेता है। फॉर्मल स्टेज हमारी आती है 11 से 15 की ये कि डिडक्टिव करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मतलब वो चीज़ें जो दिखती नहीं जैसे लव वगैरह या फिर गुस्सा, ये सब इमेजिनेशन, लॉजिक वो अपने माइंड में क्रिएट कर सकता है, एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं और अब देखते हैं पियाजे की कौन सी स्टेज थी। जीन पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो हमें एज से याद रखना, तो इसकी एज क्या थी, ये सेंसरी के बाद आई थी, मतलब 2 से 7 साल। तो 2 से 7 साल में बच्चे में क्या था, क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन तो उसने 3rd स्टेज में करा था। कंजर्वेशन नहीं, इसमें भी नहीं। सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म प्री ऑपरेशनल में ही था, जब बच्चा 2 से 7 का था, तो वो एनिमिज्म ये सोचता है नॉन लिविंग में भी जान है। और सिंबॉलिक प्ले मतलब वो सिंबल से जैसे ए का सिंबल तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो थोड़ा सिंबल का प्ले भी वो खेलने लगता है। तो हमारा 6 का फर्स्ट। व्हाट इज़ अ प्राइमरी पर्पस आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग, कि क्या हमारा प्राइमरी पर्पस है, सबसे मेन पर्पस है क्रिटिकल थिंकिंग। जब क्वेश्चन हम बच्चे से पूछते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ऐसे क्वेश्चन जिससे बच्चे का माइंड डेवलप हो। टू एनकरेज स्टूडेंट मेमोराइजेशन, कि हमें हमारा ये मकसद है कि बच्चे की हिम्मत बढ़े मेमोराइज करने में। तो मैं बता चुकी हूँ आपको मेमोराइज वाले क्या रॉन्ग, उस पर कभी आंसर हमें जल्दी से नहीं करना। तो मेमोराइज वाला कि नहीं, ये तो हमारा नहीं है, रॉन्ग। हमारा फोकस है अनेबल स्टूडेंट डेवलप प्रोसीडरल नॉलेज। कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि पहले ये करना है, फिर यही करना है, फिर वो करना, कि मतलब इसी सीक्वेंस में किसी काम करने का जो हमारा तरीका है कि उसका जो सीक्वेंस है वो एक रहना चाहिए। तो ये होता है हमारा प्रोसीडरल नॉलेज में आ जाता है कि जैसे अगर पहले ये फर्स्ट स्टेप करना है तो दोबारा में यही करना है, इसको घुमा के किसी और तरीके से हम नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा रॉन्ग होता है, नेगेटिव है प्रोसीडरल। टू एसेस स्टूडेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, कि हम बच्चे से क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्रिटिकल कि देखना चाहते हैं बच्चे की नॉलेज और कितना वो समझता है। तो ये भी इवैल्यूएशन हमारा मेन मुद्दा नहीं है। टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग, तो ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। हाँ, हमें क्या प्रमोट करनी है, बच्चों की हायर थिंकिंग हो जाए, हायर लेवल पे वो सोच सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनकी डेवलप हो जाए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ किताबों तक हो, वो अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम, हाउस की या फ्रेंड्स की, वे भी आपस में सॉल्व करने लगे। हेरिडिटी टोटली, मतलब हेरिडिटी जो है वो पूरी की पूरी। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी वो होता है जो हमारा, जो बायोलॉजी डिसाइड करती है हमारे, जो पेरेंट्स से बच्चों तक आती है, अनुवांशिकता पूरी डिटरमाइन किससे होती है, वो सेक्स से होती है कि फीमेल है या मेल है उनके साथ होती है, या जेंडर। तो जेंडर तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिव टर्म है, ये सोशल ने बनाया है, लर्निंग स्टाइल भी नहीं, एकेडमिक। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन जिसमें हमें दिखे वो ये है, ओनली फर्स्ट ही आंसर है। ग्रोथ इन हाइट, कि बच्चे की जो ग्रोथ है, हाइट और वेट बढ़ना, हाइट
हम मेज़र कर सकते हैं कि जैसे 5 फुट, वेट भी उसका मेज़र कर सकते हैं। तो ये कौन सी ग्रोथ है? चेंज इन कॉग्निटिव डोमेन्स, मतलब उसका माइंड का डेवलपमेंट हाइट के साथ वेट के, या क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम कहेंगे क्वांटिटिव चेंज का एग्जाम्पल है हाइट और वेट, क्योंकि दोनों ही मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चे की माइंड पावर क्या है वो चीज़ मेज़र नहीं कर सकते, तो वो उसकी आ जाती है क्वालिटी चेंज में। जिसको मेज़र ना कर सके वो क्वालिटी, और जिसको मेज़र कर दे वो क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू लाइव-वाइगोस्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर, कि जो बच्चा है अपना खुद का बिहेवियर जो रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करके चलता है, तो वो कैसे करता है? सेल्फ रीइंफोर्समेंट। तो लाइव-वाइगोस्की ने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करी है। रीइंफोर्समेंट होता है खुद को ही क्या देना, शाबाशी वगैरह देना या फिर अच्छा कहना, ये चीज़ें। प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, ये तो उसमें आ जाएगा। दोनों ये जो स्टेज है ये जीन पियाजे की है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है इनर स्पीच। जो वाइगोस्की है उनका इनर स्पीच, कि वो खुद से बच्चा बोल बोल के जब कंट्रोल करता है। देखा होगा जब बच्चा शूज़ पहनता है तो कभी कभी जब वो लेफ़्ट का राइट लेफ़्ट में कर लेता है तो खुद से कहता है कि ये मैंने ये राइट का था और ये वाला लेफ़्ट का। या फिर कोई पज़ल खेलता है तो कहता है कि नहीं ये वाला टुकड़ा यहाँ पर फिट होगा। तो वो बात भी कर रहा है खुद से और खुद को रेगुलेट कर रहा है, बता रहा है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ये आता है हमारा इनर स्पीच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज़ करेक्ट? डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? डिफरेंट आस्पेक्ट डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट, मतलब जो डेवलपमेंट है हमारा, जैसे माइंड का हो गया या फिज़िकल डेवलपमेंट हो गया, उसका एक दूसरे से कुछ लेन देन नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट भी होता है और वो उसका माइंड का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये तो रॉन्ग है, इन्होंने कह दिया इंडिपेंडेंट, कि एक डेवलपमेंट का दूसरे डेवलपमेंट से कुछ नहीं लेना। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, तो डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सिर्फ ये यहाँ पे भी नोट कर लीजिए आप, सिर्फ एक बार हमारा डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा अगर बात हमारी पियाजे की हो गई, क्योंकि जो हमारे जीन पियाजे हैं, उन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कि ऐसे होता है कभी डेवलपमेंट ऊपर चला जाता है ग्राफ उसका, कभी नीचे आ जाता है। तो उन्होंने ये डिसकंटिन्यूअस शो करा था कि डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस सिर्फ अगर पियाजे नेम लिखा है तो तभी ये हमारा ट्रू है, वरना तो ये हमारा, हम इसको डिसकंटिन्यूअस नहीं मानते। डेवलपमेंट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये रॉन्ग है। अगर यहाँ पे होते पियाजे तो तब हम उसको ठीक कर देते हैं। डेवलपमेंट स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट है। फिर भी नीचे देख लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कि वो स्पेसिफिक से जनरल जाता है, नहीं, डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है, इजी से कॉम्प्लेक्स जाता है, पार्ट से होल जाता है, इस तरह होता है। तो स्पाइरल मैनर देख लेते हैं हम। स्पाइरल मैनर क्या बोला है? लीनियर मतलब कि डेवलपमेंट सीधा नहीं होता, कि डेवलपमेंट ये नहीं है कि बस ऐसे ये लो डेवलपमेंट हो गया, कि डेवलपमेंट स्पाइरल है, ऐसे ऊपर को जाएगा, फिर बच्चे नीचे दोबारा से थोड़ी उसकी नॉलेज से आएगा, फिर और ऊपर जाएगा और ऐसे ब्रॉड होता जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा स्पाइरल। तो डेवलपमेंट स्पाइरल ही होता है। Which pedagogical approach will be adopted by teacher who firmly believe in constructivism to teach concept of a floating and sinking to class 5th? कि क्लास 5th को टीचर पढ़ा रही है एक चैप्टर जिसमें वो फोकस करती है कि जो अप्रोच उन्हें रखनी है पढ़ाने की वो कंस्ट्रक्टिविज्म रखनी है। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब बच्चा करके सीखे, कंस्ट्रक्ट करके सीखे। तो इसमें है गाइडेड डिस्कवरी, कि उसको डिस्कवरी की गाइड करना है टीचर को, कि ऐसे करके देखो या फिर ऐसे, थोड़ा थोड़ा उसे बीच बीच में गाइड करना है। तो कंस्ट्रक्शन जो है गाइडेड डिस्कवरी इसका ही ऑप्शन है, क्योंकि लेक्चर मेथड से बच्चा इतनी एक्टिव होकर नहीं सीखता। शो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये भी बाद की बात है, 5th क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं हम।
शोइंग वीडियो, वीडियो से भी बच्चा नहीं, बच्चा सीखेगा जब वो खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा, छोटा छोटा खुद से करके सीखेगा। जो सिंकिंग या फ्लोटिंग है, एक टब में टीचर पानी दे देगा और फिर उनको थोड़े मटेरियल्स देगा कि ऑब्जेक्ट डाल के देखो वो क्या, वो डूबता है या ऊपर तैरता है। तो ये सब गाइडेड डिस्कवरी में आता है कि बच्चा करके सीखेगा। नोट्स आपको साथ साथ बना के रखने हैं, सारे नहीं बनाने। जो भी आपको पॉइंट आता नहीं है या फिर उसको बस थोड़ा सा की पॉइंट में रख लेना है। मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ। जब मैंने तैयारी करी थी तो मैंने किस तरह करी थी। मैंने कुछ इस तरह नोट्स बनाए थे कि जो जो पॉइंट मुझे, जहाँ पे कि अगर कोई मुझसे पॉइंट मुझे न्यू पता चला तो मैंने वो लिख लिया। सारा नहीं लिखा था, मेन मेन एक एक पॉइंट, जैसे हर एक क्वेश्चन का जो जो पॉइंट मुझे मेन था कि मैं भूल ना जाऊँ और इजी मेरा रिवीजन हो जाए, तो बस मैं वो साथ ही साथ वीडियो के साथ हम अपना नोट्स या जब पढ़ते हैं उसके साथ बनाते रहना है, थोड़ा थोड़ा लिख के, बस जो मेन मेन पॉइंट हमें लगता है। वैसे मैं आपको सिखा दूंगी अच्छे से कि नोट्स कैसे बनाते हैं। या फिर अगर आपको टीचर जर्नी चैनल पर आपको सीटेट के और साथ में उसके बीएड वगैरह के नोट्स भी मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आप बीएड वगैरह के स्टूडेंट हैं या टीचिंग कोर्स के। प्री कंसीव्ड होता है कि जैसे हम पहले से एक आइडिया लगा लेते हैं कि किसी भी जेंडर को लेके बिना उससे मिले, बिना बात करे, पहले से एक माइंड में हमारा आइडिया होता है कि जैसे कि वुमेन बहुत वीक होती है और जैसे कि ये मैन है उसको गुस्सा बहुत आता है। तो ये होता है हमारा प्री कंसीव्ड कि पहले से आइडिया लगा लेना। तो जब हम किसी का प्रीसीव्ड जनरलाइजेशन करते हैं तो वो आता है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप, क्योंकि जेंडर में बात हुई थी। इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम वो होता है जहाँ पे हमारा जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है और स्पेशल स्टूडेंट होता है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हमारा नॉर्मल प्लस जो भी हमारा स्पेशल स्टूडेंट होता है वो एक ही क्लास में पढ़ता है और दोनों की जो ज़रूरत है, नीड्स है, उनका ध्यान रखा जाता है कि नॉर्मल बच्चा कैसे सीखेगा उस मेथड से भी सिखाते हैं, जो स्पेशल बच्चा है उसके लिए भी। तो फिर हमारे यहाँ जो सिखाने के मेथड होते हैं काफ़ी सारे यूज़ किया जाता है। ये होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। इन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल चिल्ड्रन फॉलो सेम करिकुलम यूनिफॉर्म पेडागोजी। तो यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो सेम के लिए यूज़ होता है कि एक सी पेडागोजी हम यूज़ करते हैं। हो सकता है जो एबनॉर्मल बच्चे हैं, थोड़ा स्पेशल है, उनको थोड़ा डिफरेंट करिकुलम की ज़रूरत पड़ जाए, उनके लिए थोड़ी जो एक्टिविटी है वो हमें चेंज करानी पड़े। तो ये हमारा ये तो रॉन्ग है कि नहीं, इंक्लूसिव क्लासरूम में सेम तो नहीं चलेगा। स्पेशल चिल्ड्रन ऑलवेज वर्क इन देयर ओन करिकुलम, कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनका करिकुलम एक पूरा अलग ही होगा, सिर्फ वो उसमें ही काम करेंगे, नहीं, हमें एक करिकुलम बनाना है लेकिन उसमें जो एक्टिविटीज़ है वो दोनों रखनी है, जो नॉर्मल और स्पेशल दोनों के लिए हो। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड देयर इंक्लूडेड इन क्लासरूम एक्टिविटी, सभी बच्चों को हमें क्लासरूम की एक्टिविटी में इंक्लूड करना है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है। स्पेशल चिल्ड्रन आर लुक्ड अपॉन एज अ नीडी डिपेंडेंट, तो हमें स्पेशल बच्चों को क्लास में ऐसी नज़रों से नहीं देखना है कि जैसे वो डिपेंड है किसी पे या उसको ज़रूरत है, नीडी है। इससे बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है, उसका कॉन्फिडेंस है, वो लो होगा। उसको सेम ऐसे ही देखना है जैसे दूसरे बच्चे हैं। अकॉर्डिंग टू लाइवागोस्की थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। लाइवागोस्की की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने क्या सलाह दी है जो बच्चे की लर्निंग को ऑप्टिमाइज करती है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क दे कैन मैनेज एंड कंप्लीट इंडिविजुअली, कि वो अकेले अकेले किसी को, तो जो लाइवागोस्की है उसको हम, उनके लिए एक टर्म है जिसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, SCL। इसमें ये क्या कहते हैं कि बच्चा जो है, एक तो लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट रोल है, सोशल का इम्पॉर्टेंट रोल है, और कोलैबोरेट होके काफ़ी सारे ग्रुप में बच्चे सीखते हैं। सोशल के साथ सीखता है, समाज में रह के सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, कोलैबोरेशन ग्रुप में सीखता है बच्चा, अच्छा, और लैंग्वेज। तो यहाँ पे इन्होंने कहा इंडिविजुअली सीखे बच्चा, प्रोवाइड करे इसको वर्क मैनेज, तो ये भी इनका रॉन्ग है। लाइवागोस्की के अकॉर्डिंग देखना है हमें। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क डैट इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू दियर करंट लेवल, कि बच्चे का जो करंट लेवल है, मान लिया जाए अगर बच्चा 5th क्लास में है वो इस टाइम, तो वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड, कि
जो अगर बच्चा 5th क्लास में तो उसके करंट लेवल की उसे रिलेट ही ना करे, ऐसा मतलब उसे 8th क्लास का थोड़ा ना सिखा देंगे हम, तो ये भी रॉन्ग है। जो बच्चे का करंट लेवल है उससे एक स्टेप ऊपर सिखाना है ताकि बच्चा बोर ना हो। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क डैट जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब थोड़ा सा पार हो उसके करंट लेवल से, विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, सपोर्ट और गाइडेंस। बच्चे को हमें थोड़ा सा एक उसका जो पॉजिटिव है थोड़ा ऊपर, जैसे कि बच्चे का करंट लेवल ये है तो हमें उसका थोड़ा यहाँ तक से उसे सिखाना है जो वो इंटरेस्ट के साथ सीखे और थोड़ा उसमें जिज्ञासा हो कि अच्छा टीचर क्या सिखा रही है। अगर हम उसे 5th क्लास के बच्चे को हम सिखाने लग जाएंगे 4th क्लास का काम तो वो उसमें तो बोर होने लगेगा, तो इसलिए थोड़ा उसके करंट लेवल से ऊपर सिखाते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे ठीक है। प्रोवाइड नो सपोर्ट, अच्छा अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे सपोर्ट के तो बच्चा फिर कैसे सीखेगा। लिविंग दैम टू स्ट्रगल ऑन देयर ओन, तो फिर बच्चे को स्कूल की ज़रूरत क्या है, टीचर की उसको ज़रूरत क्या है अगर बच्चे को खुद ही को सीखना है सारा। अब आता है हमारा 16, वैन प्रेजेंटेड विथ हाइंस डिलेमा अरुणिमा रीज़न, कि जब हाइंस डिलेमा एक बच्ची अरुणिमा के सामने रखा गया तो अरुणिमा ने ये रीज़न दिया। तो अब बताइए अरुणिमा जो है कॉलबर्ग की, ये जो हाइंस डिलेमा है कॉलबर्ग ने दिया था, तो बताइए कौन सी मॉरल डेवलपमेंट है। तो पहले हम समझ लेंगे हाइंस डिलेमा क्या है। हाइंस डिलेमा में कॉलबर्ग ने क्या करा, अपने कुछ स्टूडेंट्स बॉयज़ को कलेक्ट करा और उनके सामने एक स्टोरी सुनाई उन्हें, और स्टोरी में उन्होंने कुछ बताया। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप थोड़ा स्किप करके सिर्फ इसका ऑप्शन देखें कि कौन सा राइट है और आगे चले, और नहीं पता तो सुन लीजिए। हाइंस डिलेमा में उन्होंने क्या करा कि एक बोला कि एक हाइंस एक आदमी है जिसकी वाइफ को क्या है, वो उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है और उसको मेडिसिन की ज़रूरत है। मेडिकल वाला जो होता है उसको जो दवाई के जो प्राइस है उससे ज़्यादा कीमत पे देता है, और हाइंस के पास इतना पैसा नहीं होता, और वो अगर किसी से लेता भी है बोरो वगैरह तो इतना नहीं कर पाता कि वो मेडिकल वाले को दे दे और अपनी वाइफ की जान बचा ले। ये कहानी सुनाने के बाद फिर उन्होंने स्टूडेंट से कहा, कॉलबर्ग ने अपने, अब बताओ हाइंस को क्या करना चाहिए कि चोरी करके उसका शटर तोड़े दुकान वाले का, चोरी करके अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन ले आए, ये चोरी करना गलत है, अपनी वाइफ को ऐसे ही मरने दे, क्या करे वो। तो उसमें बच्चों के अलग अलग थे, सबने अलग अलग अपनी सोच को बताया था कि उसे ये करना चाहिए। तो उसी बात पे अरुणिमा कहती है कि ये जो लॉ है ये हमें ऐसी सर्कमटेंसेस के लिए नहीं बने हैं, दवाई लेना ऐसी सिचुएशन में ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर उसने हाइंस ले लेता है दवाई तो ये ठीक है। तो अब हम मॉरल डेवलपमेंट में देखते हैं कौन सा, तो ये जो स्टेजेस है पहले हम इनकी बात कर लेंगे। कॉलबर्ग के जो लेवल है वो 3 लेवल है उनके। लेवल फर्स्ट प्री कन्वेंशनल, समझ से पहले, फिर एक जब समझदार हो जाता है और अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो बस इस तरह 3 लेवल है, हर लेवल की 2-2 स्टेज है, लेवल 3 और स्टेज 6। कभी कभी बस इतना ही पूछ लेते हैं कि कितनी स्टेजेस है कॉलबर्ग की। तो हम यहाँ से अब देखेंगे उसका। प्री कन्वेंशनल लेवल 10 साल से पहले की एज है, 10 साल से पहले बच्चा प्री कन्वेंशनल होता है। स्टेज 2 होती है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट। तो इसमें बच्चा क्या है, जब 10 साल से पहले की बात को इसलिए मानता है कि पनिशमेंट से वो बच जाए, टीचर का होमवर्क इसलिए करता है कि जो टीचर उसको मारे ना, घर की बात इसीलिए सुनता है। फिर इसकी दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म या फिर एक्सचेंज, मतलब अगर किसी को कोई चीज़ देगा कि तुम मेरा ये काम करो तो मैं ये दूंगा, अगर जैसे मम्मी कहती है चुप रहो अच्छे से अपना ये होमवर्क करो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। इसमें आता है टिट फॉर टैट कि अगर तुम ये करो तो मैं ये करूँगा। तो ये होता है हमारा दूसरी स्टेज, एक्सचेंज पर्सनल रिवार्ड वाली। इसका नाम वैसे इंस्ट्रूमेंटल भी है, कई नामों से आ सकती है, वो इंडिविजुअल एक्सचेंज से आ जाएगी, या फिर पर्सनल रिवार्ड दूसरा इसका नेम है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। फिर आती है हमारी दूसरी स्टेज जो है कन्वेंशनल लेवल। अब बच्चे में आ गया कन्वेंशनल लेवल। अब ये सोचेगा क्या कहेंगे लोग, ये एक सिर्फ एक याद कराने के लिए है माइंड में। कन्वेंशनल 2 लेवल, जब बच्चा सोसाइटी की सोचता है कि समाज क्या कहेगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि अब बच्चा काम करता है ये सुनने के लिए उसको कोई कहे
कि गुड बॉय हो तुम, अच्छे बच्चे हो, मतलब अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद करने लग जाए। तो इंट्रापर्सनल स्टेज है, थर्ड स्टेज है ये। फोर्थ वाली है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कि बच्चा जो है अब 10 साल से बड़ा हो चुका, वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए वरना तो हमें क्या सज़ा हो जाएगी। लॉ और ऑर्डर को बस आंखें बंद करके उसे फॉलो करना है, कहीं कैसा भी उसका ऑर्डर हो। फिर आती है हमारी लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज पोस्ट है, जिसमें 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चा ये समझ जाता है, इसमें बच्चा समझ जाता है कि जो सोशल ऑर्डर है, ये सोशल रूल वगैरह बने हैं, ये हमारी ही सेफ्टी के लिए बने हैं कि हमें हेलमेट पहन के चाहिए, हमारा ही इसमें क्या फ़ायदा है। ये चीज़ें समझ जाते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि कभी कभी हम जो ये रूल्स वगैरह है उनको तोड़ सकते हैं। जैसे रेड लाइट होती है कि रेड लाइट पे हमें ट्रैफिक में रुकना होता है, लेकिन कुछ इमरजेंसी केस होते हैं हमारे, तो हम उस रेड लाइट में भी जा सकते हैं, रूल को हम तोड़ सकते हैं। तो ये आती है हमारी 5 स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है हमारा स्टेज 6। इस स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच सकते हैं, बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं, ज़्यादा नहीं पहुंचते, क्योंकि इसमें जो आती है यूनिवर्सल एथिकल आ जाते हैं। यूनिवर्सल के अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता या अपनी फैमिली के लिए नहीं सोचता, वो सोचता है अब सभी लोगों के लिए, कि वो सब के लिए उसे आवाज़ उठानी है या फिर क्या करना चाहिए उसे। जैसे कि हमारी कुछ पर्सनैलिटीज़ रह चुकी है, APJ अब्दुल कलाम या और भी बहुत सारे लोग जितने भी हमारे हिस्ट्री में रह चुके, जिन्होंने देश आज़ाद कराया, उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, तो वो होता है यूनिवर्सल, कि वो कानून से भी लड़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारी अरुणिमा है उसका कौन सी स्टेज में चल रही है। तो अरुणिमा ने कहा था कि जो हाइंज ने अगर दवाई चुराई है उसे लॉ इसलिए तो नहीं बने हैं, लेकिन उसका दवाई लेना गलत था, लेकिन उसने ठीक करा, कुछ इस टाइप पर उन्होंने कहा था। इंस्ट्रूमेंटल, तो ये तो हमारी स्टेज सेकंड थी, ये तो नहीं था। एक्सचेंज के लिए तो वो नहीं कह रही है। मोरालिटी ऑफ कंट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट, अब वो इंडिविजुअल राइट की बात करता है डेमोक्रेटिकली की, तो ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट है जो हमें सेकंड था, कि अब वो इंडिविजुअल अपने राइट्स की उसका हक था। जब वो नहीं दे रहा था मेडिकल वाला दवाई, महंगे रेट पर दे रहा था, तो उसने अपने लिए ले ली अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए। ओरिएंटेड टुवर्ड पनिशमेंट एंड ओबिडेंस, तो क्या जो हाइंज ने लिया था वो पनिशमेंट ओबिडेंस, तो ये भी नहीं था। अरुणिमा के जो माइंड का लेवल है वो थर्ड वाला है, कि उसे इंडिविजुअल राइट का करा। वीडियो थोड़ा लेंथी तो जा सकता है, 30 क्वेश्चन करेगा हम और थोड़ा बड़ा, लेकिन इसमें जो हमारे कॉन्टैक्ट से जो हमारा डेवलपमेंट होगा माइंड का, अच्छे से हम इस पेपर को समझ सकेंगे, कैसे हमें समझ के सॉल्व करना है पेपर। वाइल टॉकिंग अबाउट हर पुअर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अभी अपने जो कुछ कम नंबर्स आते हैं, पुअर मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स में, तो अभी कहता है आई जस्ट डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर, कि मुझे नंबर का सेंस ही नहीं है। तो ये क्या है, उसकी एबिलिटी की कमी है, या लक उसका अच्छा नहीं है, या जो क्वेश्चन पेपर था वो भारी आ गया, या उसके जो एफर्ट थे कोशिश की कमी है। तो कि मुझको क्या है, आई डोंट हैव अ सेंस ऑफ नंबर, कि नंबरों का ही सेंस ही नहीं है। तो टास्क तो डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि टीचर कभी डिफ़िकल्ट पेपर नहीं बनाता, वो बच्चे के माइंड लेवल पे ही बनता है। लक भी नहीं, ये होता है लैक ऑफ एबिलिटी, क्योंकि कुछ जो हम कहते हैं इंटेलिजेंसी जो होती है कुछ पहले से भी बच्चे में होती है, तो उसे समझ मैथ्स इस पर इतनी अच्छी उसकी पकड़ नहीं है। Assertion, while some children start babbling and uttering 2-word sentence at 12 month, कि कुछ बच्चे जो है बलबलाना, ऐब इस तरह कहना या 2 शब्द के वर्ड 12 महीने में सीख जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको जो 20 till they are 20 month old, कि वो 20 महीनों में भी नहीं सीख पाते हैं। हाँ, होता है कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, जो स्पीड होती है उनका रेट वो अच्छा होता है, और कुछ का बहुत स्लो होता है, तो ये बात तो ठीक है। डेवलपमेंट्स माइलस्टोन आर ओनली सजेस्टेड एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वरीड, कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा क्या डिफरेंट भी हो सकता है। तो दोनों ही बात क्या हमारी सही है, कि ए भी ट्रू है, आर भी, और आर ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है।
बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि जो बच्चा है जो सीखता है, मान लिया पहले वो ऐसे सीखा, एक एक शब्द सीख रहा, फिर बाद में वो अब कहने लगा, अब जैसे पानी, ये वाले शब्द सीखेगा बच्चा सीक्वेंस में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर सेंटेंस। लेकिन हो सकता है अलग अलग रेट पे, कोई बच्चा 12 महीने में सीखा, कोई 15 में, इस तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, जब हमें ऐसा दिखेगा पेपर में तो फट से अपनी पेंसिल से पहले ही डार्क कर लेना है हमें, ताकि गलती बिल्कुल ना हो। नॉट पूछा है, नेगेटिव आंसर देंगे हम यहाँ पे। वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, ये प्रमोट करता है हाई लेवल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ करते हैं, लेकिन हमें क्या है, नेगेटिव बात ढूंढनी है। इट ओपन एंडेड एंड अलाउ फॉर मल्टीपल आंसर, क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है उसके बहुत सारे आंसर होते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन हमें नेगेटिव देखनी है। इट बेस्ड प्राइमरली ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव आंसर है और इन्होंने नेगेटिव ही पूछा है हमसे। इट रिक्वायर एनालिसिस इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये ठीक है हमारा। टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड एंड द बायसेस वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन, मतलब टीचर को लगातार अपना खुद का भी एग्जामिन करते रहना चाहिए कि उसका एटीट्यूड कैसा है, बायस तो नहीं है, वो भेदभाव तो नहीं कर रहा है। वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन, जब बच्चों के साथ वो काम करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, बात तो ठीक है कि हाँ टीचर को अपने ऊपर भी नज़र एक रखनी है कि ऐसा तो नहीं वो बॉयज़ को सपोर्ट करती है या फिर सिर्फ गर्ल्स को करने लगी है या फिर किसी और चीज़ में उसमें बच्चों में भेदभाव। द प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ हिंड्रेड बाय फंक्शनल फिक्सनेस, कि उसमें जो फंक्शनल फिक्सनेस होती है वो बाधा डालती है। हाँ तो ये बात भी ठीक है, फंक्शनल फिक्सनेस एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब ये है कि एक काम करने का एक ही तरीका, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा डालती है। दोनों ही बात अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कि कहाँ बायस एटीट्यूड की बात चल रही है और कहाँ यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया। दोनों बात ठीक है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। नहीं, फॉल्स तो नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन थर्ड। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Classroom pedagogy should be culturally responsive to meet the need of student from a diverse culture background, कि ठीक है जो क्लासरूम में पढ़ाई होनी चाहिए, वो जो पेडागॉजी होनी चाहिए वो बच्चे से रिलेट करनी चाहिए। जैसे हम एनसीईआरटी बुक्स में देखते हैं तो सभी कल्चर की बात उसमें होती है, ताकि बच्चे को ये लगे कि हम अपने ही समाज की बात सीख रहे हैं, बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट दे कि हाँ इसमें हमारी भी बातें हैं। इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट, ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी है क्लास में, इक्विटी जब ही आ सकती है जब स्टैंडर्डाइज करिकुलम होगा। तो स्टैंडर्डाइज जो करिकुलम है वो नेगेटिव वर्ड था, मैं बताया था आपको पहले ही, तो ए हमारा ट्रू है और आर हमारा फॉल्स है। तो बोथ का ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अब उन्होंने इंटेलिजेंसी के बारे में क्या कहा, तो हार्डनर ने की छोटी सी थ्योरी है, वैसे उन्होंने 8 इंटेलिजेंसी दी है, जिन्होंने उसमें बोला है कि ज़रूरी नहीं 8 की 8 एक ही पर्सन में हो सकता है, किसी पर्सन में कोई सी है तो किसी में कोई सी, किसी में उनकी बॉड, किसी में म्यूजिकल है, किसी में लैंग्वेज को लेके है, तो अलग अलग भी हो सकती है। इंटेलिजेंसी इज़ ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं कही उन्होंने। एवरीवन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ड इन अ सेम वे, तो सेम वे में तो नहीं देखते हम, अलग अलग है तो अलग ही अलग नज़रिया हमारा देखने का होता है। ह्यूमन बीइंग डिफर इन देयर एबिलिटी इन डिफरेंट डोमेन्स, ये बात उन्होंने यही कही है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी जो एबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग फील्ड में डोमेन्स में हो सकता है। किसी में फिजिकल इंटेलिजेंसी मतलब कोई प्ले ज़्यादा अच्छा खेलता है या कोई लैंग्वेज अच्छी समझता है, कोई दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझता है, ये इस तरह कोई गार्डन कोई नेचुरल की वो रखता है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी वन डायमेंशनल, तो वन डायमेंशनल इंटेलिजेंसी बिल्कुल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इफेक्टिव मेमोरी, मतलब नेगेटिव ढूंढना है कि इफेक्टिव मेमोरी नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। इलेबोरेट मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके, ये तो है भाई, हमें नेगेटिव वर्ड ढूंढना है। निमोनिक्स होता है किसी की हम शॉर्ट फॉर्म बना लेना, जैसे इसको LGP जिस तरह करके याद तुक्कों में कर लेना,
कॉन्सेप्ट मैपिंग ये भी अच्छी है। तो रोट, रटना हमारा नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड ही इसमें पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द चिल्ड्रन ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, कि जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है किस सीक्वेंस में बच्चे का होता है। सिंबल देखता है पहले बच्चा, इमेज या एक्शन। तो कैसा होता है, तो हम जैसे हमें पता है जब बच्चे को हम ABCD पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम उसको ए नहीं दिखाते, दिखाएंगे, फिर हम उसे पहले तो एप्पल देंगे, फिर एप्पल की फ़ोटो दिखा देंगे, फिर हम उसको ए दिखाएंगे तो उसके माइंड में अच्छा होगा। तो पहले एक्शन, देखो एक्शन कहाँ है, सबसे पहले एक्शन ये रहा। एक्शन के बाद इमेज कि ऐसा होता है, और फिर उसका सिंबल से याद कराएगा, ए फॉर एप्पल, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे सीखेगा। तो सेकंड हमारा। टीचर शुड फोकस आस्किंग क्वेश्चन इन अ क्लासरूम एंड एनकरेज चिल्ड्रन ऑल्सो टू आस्क क्वेश्चन रदर देन गिविंग इंस्ट्रक्शन। टीचर को फोकस करना चाहिए कि बच्चों से क्वेश्चन पूछे और उनको एनकरेज करे कि बच्चे भी क्या टीचर से क्वेश्चन पूछे, यही नहीं कि हमेशा टीचर को फॉलो करते रहे, कि जो उनके डाउट्स है, कॉन्सेप्ट है, वो भी पूछे कि हाँ तो ये तो बात हमारी पॉजिटिव है। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रंस वॉइस एंड इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशंस। दूसरी बात यह है कि चाइल्ड सेंटर जो हमारी पेडागोजी है उसका यही मतलब है कि बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिले कि जो वो हमसे वो भी पूछे और वो भी इक्वली पार्टिसिपेट करे किसी भी लर्निंग में। तो ये वाली बात इससे पूरी रिलेट है, इसको एक्सप्लेन करती है। तो हम कहेंगे ए और आर ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 26, जब उसे जो जागृति है उसको ये पता चला उसका जो डॉग है एक गोल्ड रस्टी है। व्हेन शी सी अनदर डॉग दैट लुक सिमिलर टू रस्टी, जो बिल्कुल देखने में उसके रस्टी डॉग जैसा है, बट इट इज़ अ डिफरेंट ब्रीड, लेकिन उसकी जो नस्ल है वो दूसरी है। शी कॉल इट डॉग टू। तो रस्टी ने एक बच्ची है जिसने एक कुत्ता देखा रस्टी नस्ल का, जब उसने दूसरा देखा वो ये तो समझ गई कि इसकी नस्ल दूसरी है, लेकिन उसने उसे भी क्या कहा, डॉग ही बोला। तो बताइए जीन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से ये उसका जो कौन सा कॉन्सेप्ट था, एसिमिलेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी हम बोलते हैं जैसे बच्चे के अगर सामने कोई चीज़ है, बच्चा बहुत छोटा है तो वो उसकी जिद करेगा लेने की, और उसे छिपा दो तो वो सोचेगा वो चले गए। जैसे कि जब बच्चे को उनकी मम्मी खिलाती है तो मुंह पे हाथ रख लेती है मदर, और बच्चा सोचता है कि मदर यहाँ से चली गई। तो ये होता है कि बच्चा अगर दिखता है तो वो सोचता है वो चीज़ है, और उसके अगर नज़रों के सामने से हटा ली तो उसके माइंड से भी निकल जाता, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ये बात तो नहीं हुई यहाँ पे डॉग की। इकोसेंट्रिज्म, खुद को सेंटर में रखना कि पूरी दुनिया ऐसे ही सोचती है जैसे बच्चा सोच रहा है। कंजर्वेशन, ये भी नहीं। तो ये है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो नॉलेज हमें पहले थी वही दूसरे पे भी पूरी अप्लाई कर दी कि हाँ ये भी वही चीज़ है बिना चेंज करे। तो ये आता है एक्सपीरियंस ह्यूमन सोशल डिप्रीवेशन सिंस वेरी यंग एज यूजली डिले हिंड्रेंट डेवलपमेंट। इसमें ये बात हुई है इस क्वेश्चन में कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो वो शुरू में ही ऐसी सिचुएशन जब छोटे ही होते हैं तो ऐसी सोसाइटी सोशल उन्हें कंडीशन ऐसी फेस करनी पड़ जाती है जिनकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिले हो जाता है। जो एज होती है उनकी वो डेवलपमेंट की, वो उस एज में उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, डिले हो जाता है। होते हैं कुछ बच्चे जिनको बहुत सी बार इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको खुद ही वर्क करना पड़ जाता है बहुत छोटी उम्र में, तो इससे भी बच्चे की जो डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो इसमें पूछा द पीरियड वियर इन डेवलपमेंट, ये पूरी स्टोरी सुनाने के बाद हमें बोल दिया वो पीरियड बताइए जिसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट में। कौन सा वो पीरियड है, डिडक्टिव, नेटिव, इंट्यूटिव? तो वो होता है सेंसिटिव पीरियड। मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो ये जो होता है हमारा 0 से 5 ईयर, ये सेंसिटिव पीरियड माना जाता है किसी भी चीज़ के लिए। डेवलपमेंट हो, न्यूट्रिशन उसे देने हो तो सबसे अच्छा न्यूट्रिशन इसी एज में वर्क करेगा। या फिर लैंग्वेज, छोटा बच्चा इस अपने सेंसिटिव पीरियड में बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख लेगा, कोई दूसरी लैंग्वेज भी अगर उसे किसी और स्टेट या कंट्री वगैरह में ले जाओ बड़ों के कंपैरिजन में। तो ये सेंसिटिव पीरियड होता है डेवलपमेंट का। रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर जो है ये किसका करेक्टरिस्टिक है, जो माइंड में कुछ, या ऑटिज्म। तो ये ऑटिज्म एक डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा एक एक्टिविटी को बार बार करता है।
न्यू इन्वायरमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करता इसमें बच्चा। एक और उसकी अटेंशन बहुत कम होती है। 10 to 5 मिनट ही वो अटेंड कर सकता है किसी भी, मतलब चुपचाप बैठ के टीचर की बात सुन सकता है या किसी की भी, उससे ज़्यादा वो अटेंशन नहीं दे पाता। तो ऑटिज़्म हमें नोट्स में लिखना, अपना ऑटिज़्म हेडिंग डालनी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक कि क्या सेम इन्वायरमेंट पसंद करता है, एक्टिविटी को रिपीट करता है और अटेंशन जो होती है बहुत कम मिनट के लिए वो अटेंशन दे सकता है। Which of the following will support continuous and comprehensive evaluation? कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार बच्चे का, और सारे ही फील्ड में हमें जांचते रहना है, साथ ही साथ टेस्ट से या फिर प्रैक्टिकल से कि बच्चा कैसा सीख रहा है। तो किसको सपोर्ट करेगा ये हमारा, इसे आता है CCE से। किसको सपोर्ट करेगा? स्टैंडर्डाइज नहीं, स्टैंडर्डाइज की तो बात ही ना करो, नेगेटिव वर्ड है ये हमारा। बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट, ये भी फिर से रॉन्ग। ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, तो ग्रोथ और लर्निंग जब कॉन्टीन्यूस होगा, इसमें ओनली पोर्टफोलियो एक फ़ाइल होती है जिस फाइल में बच्चे का पूरा डेटा रहता है, क्या उसकी वीकनेस है, कितने मार्क्स लिए, क्या क्या एक्टिविटी उसकी है, रिजल्ट की तरह होता है एक, वो पूरा ऐसे बनता है जैसे कोई फाइल हो, बच्चे का पूरा डॉक्यूमेंट डिटेल, उसमें उसकी वीकनेस, उसकी एक्टिविटी, हॉबी सब रहता है, मार्क्स। तो इसमें कहते हैं ग्रोथ और लर्निंग का प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो, तो ये यहाँ पे इसको सपोर्ट करेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? कौन सा ठीक है लर्निंग के अकॉर्डिंग टू सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के हिसाब से? कौन सा ठीक है? लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है मीनिंग मेकिंग की, हाँ आंसर तो ठीक है, लेकिन नीचे के चेक कर ले। लर्निंग इज एन इंडिविजुअलिस्टिक, तो इंडिविजुअलिस्टिक की तो बात ही नहीं करेंगे हम, जब सोशल की बात हो रही है तो सबके साथ में सीखे गए। लर्निंग अकर ओनली इन क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम में ही सीखता है? नहीं, बच्चा सोसाइटी से, फैमिली से, सारे में से सीखता है। लर्निंग इज़ अ पैसिव नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो गया। हम यहाँ पे और भी प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, कम से कम 10 ईयर के तो पिछले पूरे लगाने वाले हैं सेट एक एक करके, और साइंस के भी शुरू करेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप CTET की अच्छी समझ बना सकें और एक बार में अपना CTET अब क्लियर हो जाए आपका इस बार।